हेलो क्लास 8, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश बाबा। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 का चैप्टर 7 जो कि सीबीएसई हनी ड्यू बुक से है, अ विजिट टू कैम्ब्रिज। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर। वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग। इस चैप्टर में आने वाले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग हम समझ लेते हैं ताकि हमें ये चैप्टर को रीड करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होगी। डिसेबल्ड, अनेबल टू यूज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी प्रॉपरली। विकलांग, अपंग, पिक्चर में दिखाया हुआ है। विकलांग और अपंग आपको मालूम भी होगा। एस्ट्रोफिजिस्ट, एन एक्सपर्ट इन और स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, खगोली, जो कि एस्ट्रोलॉजी में फिजिक्स प्लस एस्ट्रोलॉजी में स्टडी करते हैं। पैरालाइज, टू मेक अ पर्सन अनेबल टू मूव हिज और हर बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट, मतलब लकवा मारा हुआ। Propelled, to move, drive or push somebody, something forward or in a particular direction. Disembodied, out of order या फिर तोड़ा हुआ. You can see this in the picture. Propelled मतलब इस टैंक से ये जो निकल के जा रहा है ये बहुत ही फोर्स के साथ जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोपेल्ड। डिसएम्बॉडीड मतलब आउट ऑफ ऑर्डर, टूटा टाटा हुआ सा, तोड़ा हुआ सा, उसे। वोकैबुलरी, डिसइंटीग्रेटिंग, ब्रेकिंग इनटू स्मॉल पीसेस या फिर किसी चीज़ का विखंडन होना, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फ्रस्ट्रेटेड, फीलिंग अनॉयड बिकॉज यू कैन नॉट अचीव वॉट यू वॉन्ट, मतलब आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी और आपको नहीं मिला तो आप उस चीज़ को लेके बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर हताश हो जाते हैं। एग्जॉशन, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ। बायोवेंट, इंटेंशनली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, मतलब जब आप खुश होते हैं तो आप उतने ही एक्टिव होते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको काम करने में सारी चीज़ों में मन लगता है, तो इन दैट कंडीशन यू आर बायोवेंट। पेट्रोनाइज, टू गार्ड और टू फेवर, सहायता देना, किसी को बोल के सहायता देना, किसी की मदद करके सहायता देना, इसका मतलब होता है पेट्रोनाइज। टॉर्सो, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर धड़, ऊपर के पार्ट की बॉडी को हम टॉर्सो बोलते हैं। इनकेडेसेंस, इनर ग्लो और लाइट, जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपके चेहरे पे वो खुशी दिखाई देती है, आपके अंदर एक लाइट जलती है, मतलब आप उत्साह में होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनकेंडेसेंस। इन्फ्लेक्शन, ट्विस्ट और बेंड या फिर मोड़, मतलब किसी चीज़ में एकदम से ट्विस्ट आना या फिर मोड़ आना, उसे हम इन्फ्लेक्शन कहते हैं। एक्सेलरेशन, एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, मतलब जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत जिंदा दिली दिखाना, मतलब आप खुश हैं, कैसा भी माहौल है, आप बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन। क्लिच, फ्रेज और आइडिया यूज सो ऑफन दैट इज लूजेज इट्स मीनिंग, चलन से बाहर हुआ मुहावरा, मतलब किसी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं और बात करते करते उस टॉपिक को छोड़ के आप कहीं भी बात करने लग गए, तो उसे हम बोलेंगे क्लिच। जिस टॉपिक पे बात हो रही थी उसने तो अपना मीनिंग छोड़ ही दिया और आप कहीं और बात करने लग गए। क्लॉस्ट्रोफोबिक, स्केर्ड ऑफ स्मॉल एंड क्लोज स्पेसेस, बंद स्थानों से अत्यधिक भयभीत, बहुत छोटी छोटी जगह में जाके किसी को डर लगना, या फिर कुछ लोगों को डर लगता है जब वो लिफ्ट में जाते हैं और लिफ्ट बहुत छोटी सी होती है तो उस लिफ्ट में क्लोज उसमें प्रेमिसेस में उन्हें बहुत डर लगता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक। ग्रिनिंग, टू गिव ब्रॉड स्माइल, मुस्कुराना, बहुत दांत दिखा करके जो मुस्कुराना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिनिंग। ग्लीफुली, चेयरफुली, प्रसन्नतापूर्वक। एम्बॉडीमेंट, रीइंकार्नेशन ऑफ सोल्स, एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है अपने आप को हर चीज़ में इकट्ठा करा हुआ, अपना सोल, अपना माइंड को सेट रखना, दैट इज़ कॉल्ड एम्बॉडीमेंट। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ये है अ विजिट टू अ कैम्ब्रिज। तो एक जो ऑथर है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विज़िट करने गए और उनका वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हुआ ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it,
had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. कैम्ब्रिज मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छी जगह थी इंग्लैंड में। और वो सबसे स्ट्रेंज बात क्या है कि जब मैंने उस जगह को छोड़ा तो वो मेरे लिए बिल्कुल अलग बन गई थी, क्योंकि उस जगह को छोड़ने से पहले मैं वहाँ पे स्टीफन हॉकिंग से मिल चुका था। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दिखाई हुई है इस पिक्चर में, और ये हैं मिस्टर स्टीफन हॉकिंग्स जिनके बारे में बात की जा रही है। It was on walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man, who is quite disabled now, though he is a worthy successor to the Isaac Newton, whose chair he had at the university. मैं किसी के साथ एक वॉकिंग टूर ले रहा था, मतलब चलते चलते उस यूनिवर्सिटी को देख रहा था, उस यूनिवर्सिटी के दर्शन कर रहा था बोल सकते हैं। और वही तभी एक आदमी ने बोला, स्टीफन हॉकिंग पुअर मैन, बड़ा दुखी होकर के उसने स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में बोला। अरे वो तो बहुत ही लाचार है, अपाहिज है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सर आइजैक न्यूटन ने जो अपनी गद्दी संभाल रखी थी उस यूनिवर्सिटी में, उसकी जगह आज स्टीफन हॉकिंग ने ले रखी है। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever, lived here. मैं चलने लग गया और मैं बिल्कुल ही भूल गया कि इतना ब्रिलियंट, अपाहिज होने के साथ साथ इतना बड़ा एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिसने अपनी एक बुक भी लिखी है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि बेस्ट सेलर रही है, वो यहीं रह के गया है। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost cheering the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. और जब मैं चल रहा था तभी मैं एक फ़ोन बूथ की तरफ गया और वहाँ पे जाकर के मैं कॉर्ड को काटने पीटने लग गया इस घबराहट में, क्योंकि मुझे स्टीफन हॉकिंग्स के घर पे फ़ोन मिला रहा था। There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way. और वहाँ पे उस दूसरी तरफ लाइन में उनका असिस्टेंट था और इसने इस तरह से बोला ऑथर ने कि मैं व्हील चेयर पर चल करके आया हूँ। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, एकदम से प्रोपेल्ड मतलब एकदम से अपने आप को उस बात में घुसा देना, माई सेल्फ इन द वे टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। और मैं व्हील चेयर पर बैठा बैठा आया हूँ अपने ब्रिटेन की ट्रैवलिंग के बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना है। इवन 10 मिनट्स वुड डू, मतलब अगर मुझे आधा घंटा भी 10 मिनट्स भी मिलेंगे 10 मिनट्स भी मिलेंगे तो भी चलेगा। हाफ एन आवर ही सेड, आधा घंटा फ्रॉम 3:30 to 4, आधा घंटा मिल लेना और 3:30 से 4 बजे के बीच में आ जाओ। And suddenly, I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. और तभी मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना वीक हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि अपाहिज होकर के बड़ा होना बड़ी मुश्किल की बात है। लोग आपसे हमेशा आपके ब्रेव होने की बातें करते हैं, जैसे कि कोई करेज का अकाउंट है जिसमें से मुझे चेक निकाल करके थोड़ा सा करेज चाहिए था। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। और जो आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है बात, वो ये है कि आपके ही तरह अगर कोई अपाहिज है लेकिन उसने ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर रखी है, तो आपको वहीं से अपना करेज मिलता है, आपको वहीं से अपना साहस मिलता है। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू कुड एवर थॉट यू कुड। और वहीं से आपको प्रेरणा मिलती है कि कोई भी चीज़ आपसे दूर नहीं है, आप वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी सारी जी जान, अपनी सारी ताकत लगा सकते हैं। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन योर ओन इंग्लिश बाबा चैनल। आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने इंग्लिश बाबा चैनल पे। सब्सक्राइब करें ऑन टेलीग्राम इंग्लिश बाबा 1 to 3
और फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे englishbaba.eb. I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. मैं कभी इतना ब्रेव, कभी इतना साहसी नहीं था. उसकी टूटी टाटी हुई सी बॉडी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एक अपाहिज को उसी तरीके से देखा जाता है. कंप्यूटर वॉइस मतलब रिकॉर्डेड वॉइस की तरह बात हो रही है. आई हैव हैड नो चॉइस. मेरे पास तो कोई भी चॉइस नहीं थी. Surely, I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. लेकिन अपने आप को उस क्रिएटिविटी के साथ ऐसे टूटी हुई बॉडी, डिसइंटीग्रेटेड मतलब बिल्कुल बिखरे हुए शरीर के साथ आपको अपना जीवन एक क्रिएटिवली बिताना चाहिए. यही चॉइस होती है आपके पास. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. और मुझे लगा मैं चुप ही रहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्टीफन हॉकिंग्स के सामने गिल्टी हूँ और उन्हें हमेशा फोर्स कर रहा हूँ कि वो मुझसे बात करें. There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. और तभी मैंने देखा कि ही इज टैपिंग विद द स्विच ऑन द कंप्यूटर. कीबोर्ड पे वो टैप कर रहे हैं जैसे आप टाइप करते हैं और वो कुछ वर्ड्स ढूंढना चाह रहे हैं. उनके लंबे पेल मतलब येलोविश से हाथ हैं. बात हो रही थी यहाँ पे कि जवाब एक कंप्यूटर वॉइस में आया था. क्यों आया था? क्योंकि पैरालाइज होने के बाद जब आप किसी इंसान का साउंड देखते हैं तो वो ऐसा ही लगता है. क्लियर नहीं बोल पाने की वजह से वो आवाज़ कंप्यूटर वॉइस के रिकॉर्डेड वर्जन में साउंड करती है. Every so often, his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with the thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse. तभी मैंने देखा कि उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी थकान उनकी आँखों में दिख रही है और कभी कभी उनकी आँखें वो बंद हो जा रही हैं. और तब मैंने देखा उनके ऑपोजिट बैठ करके मैं देख सकता हूँ उनकी वो झुंझुलाहट है और एंड द माइंड बायोवेंट विद द थॉट्स. बायोवेंट मतलब एक्साइटमेंट है, खुशी है. दिमाग में इतना एक्साइटमेंट, इतनी खुशी है उनके थॉट्स में कि वो फ्रोज हो गए हैं. जब आप कुछ बात को रख नहीं पाते अपनी बात को तब आप ऐसा लगता है आप फ्रीज़ हो गए हैं. जैसे एक मुर्दा फ्रीज़ होकर के बर्फ़ पे लेटा हुआ है, ऐसे ही उनके सेंटेंसेस फ्रीज़ हो गए हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? कुछ लोगों को लगता है कि जो अपाहिज लोग होते हैं उनका मन लगता ही नहीं खुशी में, खुशी उनको चाहिए ही नहीं, वो हमेशा उदास ही रहते हैं. जबकि मुझे ऐसा लगता है ये सच नहीं है. मैं जानता हूँ अपने अंदर मुझे कितनी खुशी मिल रही है. मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि पैरालाइज इंसान खुल के नहीं हंस पाता, लेकिन मैं अंदर ही अंदर खुश भी हूँ. About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? 3 मिनट के बाद उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया, ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे पैट्रोनाइज़ करते हैं. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग? तुम्हें क्या बेकार लगा, ये ख़राब लगा, दिमाग ख़राब करने वाली बात हो गई क्या ये तुम्हारे लिए कि जब तुम्हारे जैसा ही कोई आदमी अंदर आता है और तुम्हें तुम्हारे काम में डिस्टर्ब करता है? द आंसर फ्लैश, येस. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. और तभी उधर से जवाब आया हाँ. और उनकी वो स्माइल, उनका कोई सेंटिमेंटल बिहेवियर नहीं था कि मैं अपाहिज हूँ, ओहो मैं अपाहिज हूँ, ऐसा कुछ बिहेवियर नहीं था. लेकिन मैं देख सकता था कि एक बहुत ही खूबसूरत इंसान जो कि दिल से भी खूबसूरत है मेरे सामने बैठा हुआ है. A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspaper have turned 3-dimensional. और जब मैंने पहला ग्लिम्स मतलब अचानक किसी को देखा तो मेरे लिए वो शॉकिंग था. क्यों?
वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे जैसे कि वो फ़ोटोग्राफ मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में फ़ोटोग्राफ उनकी जब छपती थी तो वो जैसे दिखते थे ऐसे ही लग रहे थे। बस मेरे सामने बैठे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो पिक्चर 3 डायमेंशनल बन गई है। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still. और तभी आप देखेंगे कि उनका हेड जो था वो थोड़ा सा ट्विस्टेड था, टॉर्सो और श्रंक ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए थे जो कि उन्होंने वेस्टेड लेग्स मतलब लेग्स फोल्ड करे हुए हैं, ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए हैं। और आप उनकी आंखों की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ नहीं, लेकिन इनकी आंखें कुछ ना कुछ बोलने वाली हैं। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो कुछ बड़ी बात कहना चाह रहे हैं हमसे जो कि बहुत अर्जेंट भी है। इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, लेकिन समझ नहीं आ रहा वो क्या कहना चाह रही है। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट यू कुड बी सीन। पर आपको जैसे कुछ देखते ही बहुत ही कुछ अच्छा या बुरा देखते ही आपका शरीर कांपने लगता है, आपकी शरीर झुंझुला उठती है। उसी तरीके से मेरा भी शरीर कांपने लगा जब मैंने देखा कुछ ऐसा जो कि मैंने कभी नहीं देखा था। Before you, like a lantern whose walls are worn so you glimpse only the light inside and the incandescence of the man. इतना शांत, इतना स्टिफ इंसान जो कि एक व्हील चेयर पर बैठा है, जो कि बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी उसके अंदर की उस रोशनी को, जैसे कि आप लैंटर्न जलाते हैं, लाइट जलाते हैं और रोशनी होने लगती है, ऐसा ही एक लाइट ऐसा लग रहा था उस इंसान के अंदर से आ रही है। The body, almost irrelevant, exists only like a case made of shadows, so that I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is, everything else an accessory. और बाद में मुझे समझ में आया कि ये जो शरीर है, ये जो हमारी शैडो है, ये सब पूरा जो शरीर है, ये एक सोल से बंधा हुआ है। वो सोल आपकी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, वरना ये सब तो क्या है, एक्सेसरीज़ हैं। ठीक है। What do you think is the best thing about being disabled? आपको क्या लगता है अपाहिज होने का सबसे अच्छी बात क्या है? I had asked him earlier. I don't think there is anything good about being disabled. मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अच्छी बात हो सकती है डिसेबल्ड होने में। I think, I said, you do discover how much kindness there is in the world. पर हाँ, अपाहिज होने के बाद आपको ये समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में काइंडनेस बहुत है। Yes, he said. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. Yes, क्योंकि वो पैरालाइज थे, अपनी बात को सिर्फ एक सिंथेसाइज़र की हेल्प से बोल रहे थे, तो उस सिंथेसाइज़र की हेल्प से बोलने की वजह से उनकी आवाज़ में कोई भी इन्फ्लेक्शन मतलब कोई भी ट्विस्ट, कोई भी मोड़ नहीं आ रहा था। एक ही टोन में आवाज़ आ रही थी, एक ही शेड में आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि वो कितनी खुशी से मेरी बात से एग्री हो रहे थे। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट। अपनी चेयर को थोड़ा सा ट्विस्ट करके, शिफ्ट करके जब भी मैं अपनी घड़ी की तरफ देखता था तो मैं यही सोच रहा था कि ये जो 30 मिनट हैं ये मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन पल बन जाएं। I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body, how little it mattered then what I would never walk or even stand. मुझे इतना अच्छा रिलीफ मिल रहा था, एक्सिलरेशन मतलब एक्साइटमेंट, खुशी, कि मैं भले ही अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं अभी जहाँ हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। I told him how he had been an inspiration beyond Klitsch for me and surely for others did that thought help him. और मैं उन्हें बता रहा था कि वो कितने लोगों का इंस्पिरेशन है। क्लिच मतलब बात करते करते उस बात से अलग हट करके आज जब दूसरी बात को बात करने लगते हैं तो वो अपना उसे हम क्लिच बोलते हैं। और भले ही आप मेरे लिए भी इंस्पिरेशन हो, और उसके साथ साथ मैं जानता हूँ कि पक्का आप बाकी लोगों के लिए भी, इस तरह के स्पेशली अपाहिज लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन होंगे। नो,
he said. And I thought how foolish I was to ask. उन्होंने मना किया नहीं, और तभी मुझे लगा क्या मैं पागल हूँ जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा. When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. नहीं. और मैंने एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाला सवाल पूछ लिया था उनसे, जो उन्होंने मना किया. क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब आपको बताया कि छोटी सी जगह में, छोटी साइड में रहना, जिसमें छोटे से उसमें रहने में आपको डर लगे एरिया में. जब आपकी बॉडी बहुत ही छोटी हो जाती है, आपको दीवारें पतली लगने लगती हैं, छोटी होती जाती हैं दिन पे दिन, और आपका पर फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बाहर के लोग जो हंस रहे हैं वो एक्चुअली ये जानना चाह रहे हैं कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो. Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better? क्या आप डिसेबल्ड अपाहिज लोगों को कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो उनकी ज़िंदगी को और बेहतर बना दे? They should concentrate on what they are good at. I think things like the Disabled Olympics are a waste of time. मुझे लगता है कि उन्हें अपनी अच्छाइयों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. जो वो डिसेबल्ड लोगों के ओलंपिक्स हैं, मुझे लगता है कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है. आई नो वॉट यू मीन. I remember the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. The half hour was up. हाँ, तुम बात तो सही कह रहे हो कि इस तरह के डिसेबल्ड ओलंपिक्स खेलना ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है. लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ, मैं याद कर सकता हूँ वो टाइम जब मैं एक स्पेनिश गिटार को बजाया करता था, और एंड हाउ ग्लीफुली एंड आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट. और एक दिन एक रात बैठ कर के मैंने बहुत ही खुशी से उसके सारे तार भी निकाल दिए थे. द हाफ आवर वॉज अप. आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रिनिंग. थैंक यू फॉर. और तभी मैंने देखा कि आधा घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, और मैं उनकी तरफ दांत निकाल के तेज़ हंस रहा था और उनको उनका समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए थैंक यू बोल रहा था. स्टे, आई वेटेड. तभी वहाँ से आवाज़ आई, रुको, और मैं रुक गया. हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन. द गार्डन वॉज अ बिग एज द पार्क, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. उन्होंने मुझे बोला, रुको, चाय पियो, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ. और उस गार्डन में वो अपनी मोटराइज व्हीलचेयर के साथ चल रहे थे. डॉज मतलब मैं एकदम से चलने लग गया. वी couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. और तभी मैंने उनके साथ में ज़्यादा देर बात नहीं कर सका. सूरज की रोशनी ने उन्हें शांत कर दिया, और उनकी जो स्क्रीन पे मैं देख सकता था कि जो सन की रोशनी की वजह से वो लेटर स्क्रीन से गायब हो रहे थे. An hour later we were ready to leave. I didn't know what to do. I could not kiss him or cry. आधे एक घंटे बाद मैं जाने लगा, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको किस करूं या फिर उनके पास जा कर के रोऊं. I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening. मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा और अपनी व्हीलचेयर पे आगे बढ़ा. इवनिंग मतलब 3:30 से 4 का टाइम था, 4:30 ऑलमोस्ट बज चुके थे. I looked back and I knew he was waving. Thought he wasn't. मैंने पीछे मुड़ के देखा और मुझे लगा कि वो मुझे हाथ हिला करके बाय कर रहे हैं, पर वो नहीं कर सकते थे. Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years, alone, I knew that my journey was over for now. और मैं पीछे मुड़ के देखा, मुझे अपने अंदर इतना साहस महसूस हुआ. मैं बढ़ रहा था आगे की तरफ, और मैं ये सोच रहा था कि इतने सालों में ये इंसान इतना अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, फिर भी जर्नी हमारी चल रही है. दैट माई जर्नी वॉज ओवर. लेकिन अब मुझे लगता है कि इनसे मिल लिया तो मेरा जीवन सफल हो गया. आज के लिए तो मैं कह ही सकता हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी का जो टाइम है, जो जर्नी है, वो ख़त्म हो गई. ये लिखी है फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स ने.
ये चैप्टर समाप्त हो गया, ख़त्म होता है. लेट्स डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. और इस क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. पहला क्वेश्चन है, द ऑथर सेज Cambridge was my metaphor for England. It means that for him, Cambridge wasn't important as England. England was more important than Cambridge. Cambridge was the only important thing in England, and Cambridge and England were the same. Next question. Hawking was a scientist, journalist, friend of Kanga, politician. Third question. A disabled person is fed up when people show sympathy, give him charity, try to help him, ask him to be brave. Please answer all these questions in the comment section, and thank you for watching this video on your own English Baba channel. Subscribe करें on Telegram English Baba 123 और फॉलो कर सकते हैं आप हमें Instagram पे englishbaba.eb. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.